वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मांग यानी डिमांड के बारे में जानेंगे। मांग का जो अर्थ है वो ये है कि किसी उपभोक्ता द्वारा जब किसी विशिष्ट कीमत पर और एक विशिष्ट स्थान पर किसी विशिष्ट वस्तु की जितनी इकाइयाँ मांगी जाती हैं तो वह मांग कहलाती है। यानी अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है और उसके लिए वो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो वहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करेंगे तो डिमांड इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मांग को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे घटक होते हैं। अधिकतर यह देखा जाता है कि कोई भी उपभोक्ता कम कीमत पर किसी वस्तु की अधिक वस्तुएं या किसी वस्तु की अधिक इकाइयां ग्रहण करने का एक तरीके से प्रबंध रखता है और वो ये चाहता है कि कम कीमत पर उसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त हों। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस तरीके से किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है उसकी मांग बढ़ती जाती है और अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी तो उसकी मांग भी घटती जाएगी। मांग का होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस परिस्थितियों में किन दशाओं में उत्पन्न हुई है और उपभोक्ता उस समय उस वस्तु का अधिग्रहण करने के लिए कीमत चुकाने के लिए तत्पर है। तो इसलिए इसके अंतर्गत कुछ तत्व हैं जो यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए हैं आपको, जो इसके आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व है इसका प्रभावपूर्ण इच्छा यानी इफेक्टिव डिज़ायर। डिमांड होने के लिए ये जरूरी है कि उसकी एक इफेक्टिव डिज़ायर होनी चाहिए। ये सिंपल इच्छा या डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव डिज़ायर का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता ये इच्छा रखता हो, उसके अंदर एक तृप्ति होनी चाहिए कि वो हाँ उस वस्तु को खरीदने के लिए कीमत चुकाने के लिए तत्पर है। उसके अंदर एक प्रोत्साहित करने वाली इच्छा होनी चाहिए कि हाँ कि वो चाहता है कि वो उस वस्तु को खरीदे। तो इसलिए यहाँ पे सामान्य इच्छा से न होकर इफेक्टिव डिज़ायर पे जोर दिया गया है। दूसरा इसका पॉइंट है निश्चित कीमत यानी सर्टेन प्राइस। सर्टेन प्राइस का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी वस्तु को जो खरीदा जाता है एक निश्चित समय पर निश्चित प्राइस पर खरीदा जाता है। अगर उसके विभिन्न प्राइस होंगे, कीमतें होंगी तो उसमें मांग में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे अन्य घटकों को सामान्य रखते हुए कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय पर किसी वस्तु को खरीदना चाहेगा। तीसरा पॉइंट है इसका निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक समय भी निर्धारित किया जाए या कोई भी उपभोक्ता होता है एक निश्चित समय देखते ही किसी वस्तु की मांग करता है और निश्चित कीमत देने के लिए तैयार होता है। तो ये बेसिकली दिन भी हो सकते हैं, हफ्ते भी और महीने भी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मांग वक्र को किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। बेसिकली जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, वो एक तरीके से डिमांड शेड्यूल के बिहाफ पर बनता है जहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस, बेसिकली डिमांड जो है क्वांटिटी और प्राइस का ही रिलेशनशिप है, उसको डिमांड कर्व द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे शो किया है और प्राइस को वाई एक्सिस पे शो किया है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि Q1 क्वांटिटी की 100 इकाइयाँ हैं, इसको अगर हम 10 रुपये में ख़रीदना चाहेंगे तो हम 10 रुपये में 100 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं यानी इकाइयों की जो संख्या है वो बढ़कर 100 से 150 हो जाती है। तो सिंपल इसका अभिप्राय ये हो गया कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये आपका डिमांड कर्व है। ये क्या है आपका डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व आप देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ है, यानी इट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक नेगेटिव स्लोप शो कर रहा है।
यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मांग का नियम भी लागू होता है। लेकिन क्यों होता है, किन दशाओं में होता है, तो उनके कई कई कारण हैं कि मांग वक्र के नीचे झुकने के कई कारण जो आपको बताए गए हैं वो ये हैं। पहला तो है उपयोगिता ह्रास नियम, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी उपभोक्ता वहाँ तक किसी वस्तु की कीमत चुकाने के लिए तैयार है जहाँ पर उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं हो जाए। उसकी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु वही होता है जहाँ पे उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है और जहाँ उसकी कीमत जो होती है सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। यानी कि कोई भी उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है। इसलिए अधिक इकाइयों का उपभोग वो तब करेगा जब उस वस्तु की कीमत कम होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू रखता है और यही मांग के नीचे जाने का कारण भी है। अगला पॉइंट देखते हैं, वो है इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। तो आय प्रभाव के अंतर्गत ये समझाया गया है कि अगर हम देखा जाए कि अगर किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, मान लीजिए अगर किसी भी आय में परिवर्तन उस हिसाब से होता है जैसे कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए 20,000 रुपये की किसी व्यक्ति की आय है और वो 5,000 रुपये अपना जो है राशन पानी पे खर्च करता है। अगर वहाँ पे उन वस्तुओं की कीमत अब 4,000 रुपये रह जाती है तो एक तरीके से उसकी आय में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जहाँ पहले 5,000 रुपये खर्च कर रहा था अब वहाँ पे वो 4,000 रुपये खर्च करेगा। तो इसलिए वहाँ पे उस व्यक्ति को 4,000 रुपये में वो अधिक इकाइयाँ उपभोग कर सकता है, क्योंकि वो पहले 5,000 रुपये में उतनी ही इकाइयाँ उपभोग कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि उसकी इनडायरेक्टली इनकम बढ़ गई है इन वस्तुओं की कीमतें डाउन जाने से, तो वो उन वस्तुओं का अधिक उपयोग कर सकता है उस दी हुई कीमत पर। तो इसलिए इसके इनकम इफेक्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूरक भी होती है। हमें पता है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो एक विशिष्ट वस्तु में अगर उसकी कीमत में परिवर्तन आता है तो वह दूसरे की मांग को प्रभाव जरूर डालेगी। जैसा कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर चाय की कीमतों में कमी आती है तो लोग कॉफ़ी का सेवन करना छोड़ देंगे और चाय की अधिक से अधिक मात्रा का उपभोग करना लग जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रूप में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यानी कम कीमत पर अधिक से अधिक उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे और उनकी मांग वैसे ही बढ़ती जाएगी। थैंक यू।